पहले एटम बम और अब हाइड्रोजन बम। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले वो धमाका कर दिया जिसका सबको इंतजार था। हर बार की तरह इस बार भी राहुल गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लंबा प्रेजेंटेशन दिया और इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया। हरियाणा के नाम पर राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम एच फाइल्स रखा था। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के कुछ बूथों की वोटर लिस्ट की तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि राज्य के 2 करोड़ वोटर में करीब 25 लाख मतदाता फर्जी हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट की चोरी हुई है। इसके लिए राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट की तस्वीर शेयर करते हुए कई सबूत पेश किए। इनमें एक ही व्यक्ति की तस्वीर पर अलग अलग वोटर्स का नाम लिखा था। करीब 1 घंटे 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर का नाम लिस्ट से काटा गया था और अब बिहार में भी चुनाव से पहले यही दोहराया जा रहा है। बता दें कि वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी की ये तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती, तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। बता दें कि वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले उन्होंने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का दावा किया था। इस बार उन्होंने पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि 25 लाख वोट की चोरी की गई। इस दौरान राहुल गांधी ब्राजील की एक मॉडल का जिक्र करते हुए कहा कि उस मॉडल के नाम पर 10 बूथों पर 22 बार वोट डाले गए। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर हरियाणा चुनाव में ब्राजील की मॉडल कहां से आई। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक और महिला वोटर का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उसने एक ही असेंबली में 100 बार वोट डाला। हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि ये कौन है, इसकी एज क्या है, ये कहां की है, इसका नाम क्या है? ये आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। इससे पता लगता है कि यह सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का एक पुराना वीडियो दिखाया। यह वीडियो हरियाणा चुनाव के नतीजों से 2 दिन पहले का था। इस वीडियो में नायब सिंह सैनी पूरी व्यवस्था होने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल किया कि नतीजों से 2 दिन पहले इस तरह का बयान देना संदेह पैदा करता है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस चुनाव हार गई। राहुल ने कहा कि इसका मतलब वोट चोरी की व्यवस्था की गई। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about?
इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। उन्होंने बिहार के जमुई के 5 लोगों को मंच पर बुलाया और दावा किया कि उनका नाम वोट लिस्ट से काट दिया गया। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इन लोगों के गांव से करीब 300 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं किया गया। राहुल गांधी ने कहा कि अब ये वोटर उनसे समाधान निकालने को कह रहे हैं। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। उनसे जाकर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्राम धर्मपुर का हूँ सर। मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लगाते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया तो हरियाणा चुनाव आयोग भी उनके आरोपों का जवाब लेकर हाजिर हो गया। हरियाणा चुनाव आयोग ने 15 पॉइंट में राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा किया है। आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट का मसौदा सभी दलों को दिया गया था। उसके बाद अंतिम मतदाता सूची भी सभी दलों के साथ शेयर हुई। आयोग का दावा है कि जिला मजिस्ट्रेट के पास इस बारे में कोई अपील दायर नहीं की गई। साथ ही डीएम के निर्देशों के खिलाफ भी सीईओ के पास किसी ने कोई अपील दायर नहीं की। इसके अलावा अंतिम मतदाता सूची में मतदान से पहले हर प्रत्याशी से शेयर की गई, लेकिन मतदान के बाद किसी भी प्रत्याशी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। काउंटिंग के दौरान रिटर्निंग अफसर के सामने भी कोई आपत्ति नहीं की गई। यहां तक कि चुनाव बाद भी विपक्षी दलों से कोई आपत्ति नहीं मिली। इससे साफ है कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया है। राहुल गांधी के आरोपों के बाद एनडीए सरकार की ओर से जवाब आया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया और सवाल उठाया कि मतदान के दौरान या उसके बाद कांग्रेस की तरफ से इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई। इलेक्शन में सबसे पहले वोटर लिस्ट होते हैं, वोटर्स की सूची होते हैं। वो सूची सबके पास उपलब्ध होता है, वेबसाइट में होता है। पॉलिटिकल पार्टी उस सूची को देख सकते हैं और उसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का मौका होता है। कोई भी अगर ऐसा लगे कि उसका नाम कट गया है, कोई फर्जी है, उसको कंप्लेंट देने का सिस्टम होता है। सूची में सिर्फ भारत के नागरिक ही नाम हो सकता है सूची में। जब वोटर वोट डालते हैं तो पोलिंग एजेंट, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट्स पोलिंग स्टेशन में रहते हैं। वो चेक करते हैं कौन वोट डाला है, कौन अभी नहीं डाला, वो चेक करता है। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं, उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ रमनीश वत्स हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ विशाल लोधी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ संजय बघेल जी हैं, जो कि पूर्व चुनाव आयोग के एक अधिकारी हैं। उनसे भी एक पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 25 लाख वोट चोरी करना या इसमें गड़बड़ी कर देना किसी भी तरह से संभव है। ये राहुल गांधी की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, विशाल लोधी जी। लेकिन इसके बावजूद भी, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद, आपके पास अगर इतने अकाट्य सबूत हैं तो नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री पद पर बैठने को निरस्त कराने के लिए, खत्म कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट तो हाथों हाथ देगा ऐसी याचिका जिसमें आपके पास प्रूफ्स हैं। कोर्ट से क्यों भाग रहे हैं आप? देखिए दीपक जी, आपने जितने भी प्रश्न पूछे हैं, थोड़ी सी कोई दिक्कत आ रही है, आवाज मुझे साफ साफ सुनाई आपकी बिल्कुल नहीं पड़ रही है। मगर तब भी राहुल गांधी जी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भारत के सबसे बड़े चुनावी फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, वो तो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के सभी लोगों के सामने रखने का जो एक प्रयास किया है, तो ये आज भारतीय जनता पार्टी की जानकारी में था और चुनाव आयोग की मौन सहमति थी। तभी तो आप खुद देखिए, राहुल जी ने जितने भी सबूत पेश किए, जिसमें से एक ब्राजील की महिला, ना इनका कोई गुजरात मॉडल है, ना इनका कोई यूपी मॉडल है, इनका आज का मॉडल जो है वो ब्राजील मॉडल है। आप एक महिला की जो तस्वीर है 10 बूथों में 22 बार उपयोग की जाती है। और आप खुद देखिए, एक ही फोटो 223 बार यूज की जा रही है वोटर के नाम पे।
एक घर में 501 वोट हैं। ऐसा कौन सा हिंदुस्तान में इतना बड़ा घर कहां से आ गया जिसमें 500 लोग रहने लगे हैं? पूरे देश में 1,24,000 से ज्यादा फर्जी फोटो का इस्तेमाल कर हरियाणा में वोटर लिस्ट तैयार की गई थी। आप खुद देखिए, और बहुत सारे हरियाणा के लोग और यूपी के लोग जिनका नाम कई बार हरियाणा की लिस्ट में है, और जो पता करने के बाद ये पता चला कि वो बीजेपी के नेता है या बीजेपी के कार्यकर्ता। विशाल लोधी जी, ये बात तो हमने राहुल गांधी से सुन ली है। आप ये बताएं कि इसको लेकर के आप सर्वोच्च अदालत जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे? आपके पास तो सबूत है ना, तो सबूत लेके अदालत के पास जाइए। देखिए, चुनाव का खबर है, सबसे पहला जो हमारा जो न्यायालय है वो जनता है। तो पहला तो हमारा दायित्व, क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी थे, ये जनता से जुड़ा मुद्दा था, तो जनता के सामने लाना हमारा अहम भूमिका थी, जो हमने पूरी ईमानदारी और क्या कहते हैं निष्पक्षता के साथ राहुल जी ने निभाई है। और आप, क्योंकि जनता जब तक इस वोट चोरी को जानेगी नहीं, जनता इनके तरीकों को नहीं जानेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब वो देश की सभी मीडिया हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत को दर्ज करा रही थी, सारे आंकड़े हमारे पक्ष में आ रहे थे, उसी के 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे विशाल लोधी जी, लेकिन आपका वक्त पूरा हुआ। विशाल जी रुक जाइए, आपका वक्त पूरा हुआ। रवनीश वत्स से जवाब ले लूं। हमारे यहाँ नियम है, हम हर व्यक्ति को 60-60 सेकंड बोलने का मौका देते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो मैं 60 सेकंड का और मौका देता हूं। लेकिन रवनीश वत्स जी, आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो चुनाव हार रहे हैं, हारने के चक्कर में वो बिहार में एक तर्क खोज रहे हैं। भाई ये बात क्या, वो आरोप तो लगा सकते हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तथ्य भी रख सकते हैं, और अगर आपके पास हिम्मत है तो इस पूरे मामले की जांच करा दीजिए चुनाव आयोग से या किसी स्वतंत्र एजेंसी से। बिल्कुल सही। देखिए, राहुल गांधी जी को पूरा हक बनता है और वो बिल्कुल तथ्य रख सकते हैं, लेकिन तथ्य जब रखते हैं उसमें सत्यता भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसी सत्यता रखने का क्या फायदा जिसमें आपको बार बार माफी मांगनी पड़ जाए। 2014 में मॉडल कोड उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने मुजफ्फरनगर और रैली में सेना व आतंकवाद को जोड़कर जब बयान दिया था, इलेक्शन कमीशन ने चेतावनी और नोटिस जारी किया, लेकिन पहली बार उसी समय बयान पीछे हटाना भी पड़ा। फिर 2017 में गुजरात चुनाव में मीडिया इंटरव्यू साइलेंस पीरियड में आप देखा जाए तो मतदान से 48 घंटे पहले टीवी इंटरव्यू जब राहुल गांधी जी ने दिया था, ये आचार संहिता के खिलाफ था और इलेक्शन कमीशन ने कठोर नोटिस जारी किया था। राहुल जी उस समय भी बम फोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो जब वो हाइड्रोजन बम या कोई भी बम लेके आते हैं वो सबके सब फुस हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात करें 2019 में चौकीदार चोर है बयान जब दिया था, राहुल गांधी जी ने बार बार कहा चौकीदार चोर है। इस पर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सबूत है क्या? राहुल जी ने लिखित रूप से माफी और सफाई दी थी। उसके बाद फिर बात करें कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल और पीएफआई जब तुलना किया था इन्होंने, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बजरंग दल में जब बैन की बात की थी, ईडी, इलेक्शन कमीशन और कई आयोगों ने उस समय भी आपत्ति की थी। राहुल गांधी जी का तो इतिहास ही रहा है, 2014 में नोटिस दिया, 2017 में नोटिस दिया था उनको, 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने से माफी मांगी और 2023 में बयान उनको वापस लेने। राहुल गांधी के बयान उछलते बहुत है, ठीक है दीपक जी, लेकिन उछलते बहुत है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन विशाल लोधी जी बीजेपी के नेता अभी आरोप लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी पूरे टाइम तो विदेश घूमते रहते हैं और चुनाव से पहले वोट चोरी के आरोप लगा देते हैं। बोले इतना विदेश घूमेंगे तो जनता देश में कैसे वोट देगी उनको, ये कहना था किरण रिजिजू का। देखिए दीपक जी, जो आज राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत के साथ, मैं तो कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग से मैं बोल रहा हूं कि यदि उनको लग रहा है कि इनमें कोई दिक्कत है तो आप एफआईआर कर दीजिए। आज पूरा देश जान गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग, मैं सीधे बोल रहा हूं, चुनाव आयोग की मिली भगत है, जिसका नतीजा आप इससे पहले महाराष्ट्र के चुनाव, कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी। रवनीश जी रुक जाइए, एक के ऊपर एक नहीं। पूरे हरियाणा के बारे में राहुल जी ने किया। आप खुद सोचिए, 2 करोड़ वोटर वाला स्टेट जिसमें 25 लाख वोट की चोरी हो जाती है। अच्छा ये बताइए 25 लाख के आंकड़े तक कैसे पहुंचे आप? 5 लाख की, क्या 25 लाख लोगों को व्यक्तिगत तौर पर आपने वेरीफाई किया? एक मिनट 25 लाख के आंकड़े तक कैसे पहुंचे विशाल लोधी जी?
दीपक जी आपकी आवाज मुझे आ नहीं रही है, मैं अपने हिसाब से आपको आंसर उत्तर दे रहा हूँ। नहीं सुनिए, अगर मेरी आवाज आ जाए, 25 लाख के आंकड़े तक आप कैसे पहुंचे कि 25 लाख ही चोरी हुए हैं? 24 लाख नहीं, 23 लाख नहीं, 22 लाख नहीं, क्या उतना वेरिफिकेशन किया? 25 लाख लोगों का पर्सनल वेरिफिकेशन किया है आपने? दीपक जी आपकी कोई आवाज मुझे नहीं आ रही, यदि इसी तरह आवाज नहीं आती रहेगी तो मैं आपके प्रश्नों को उत्तर नहीं दे पा रहा हूं। अच्छा चलिए, अपनी आवाज बात मैं इससे कंप्लीट पहले कर भी लीजिए, कही फिर मैं था। रमनीश जी के पास जाऊंगा। कंप्लीट कर लीजिए आप अपनी बात। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो पर्दाफाश हुआ है, चुनाव आयोग का जो पर्दाफाश हुआ है, ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। खास तौर लोकतंत्र पे जिस तरह कुठाराघात किया जा रहा है, बाबा साहब के संविधान को जिस तरह लूटा जा रहा है, तो आज भारतीय जनता पार्टी जब जानती है कि उसके जितने प्रदेश की जनता के साथ जो उसने मुद्दों पे वादे किए थे, चाहे वो नौकरी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, जितने तमाम सारे मुद्दे थे, आज भारतीय जनता फेल हो गई है। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए नए नए हथकंडे अपना लिए, उसमें से ठीक एक है। हथकंडा SIR है। ये ठीक है। इनका ऐसा हथकंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में चुनाव कैसे जिताना है वो अब चुनाव आयोग तय करता है, क्योंकि देश की जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी को तो बिल्कुल हराने के कगार पर इसलिए लेके तभी आई तो है तीसरी कि बार वो आज सरकार भारतीय बना के जनता बैठे पार्टी हैं। के द्वारा देश की जनता है अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। अरे तभी तो वो आप तीसरी खुद बार देखिए ना। सरकार बना के बैठे हैं भाई। विशाल लोधी जी, आप इस तथ्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और आपने कहा एग्जिट पोल गलत साबित हो गए। एग्जिट पोल तो तब भी गलत साबित हुए थे ना, जब 400 पार कहा था सभी एग्जिट पोल वालों ने, और आई कितनी बीजेपी को सीटें? 240। खैर, आप मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ तर्क दिए। रमनीश वत्स जी, साफ आरोप है कि चुनाव आयोग और आपकी मिली भगत है। क्या है मिली भगत? अच्छा ठीक है दीपक जी, यहीं से प्रतीत हो जाता है और यहीं से सत्यता साबित हो जाती है। यदि भारतीय जनता पार्टी उस समय, देखिए हम लोग दावा करे थे 400 सीट, लेकिन आए तो 240। लेकिन यहाँ पे सुप्रिया सिन्हा इनकी जो है नर्वस 90 की शिकार हाथ हिला रही थी कि हम तो लगता है सरकार बन ही गई इनकी। इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया था। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, यदि मिली भगत होती तो 400 सीट लेके आ जाते ना, और उसके बाद कर्नाटका में, तेलंगाना में, आप हिमाचल में, झारखंड में जीत जाएं तो इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छे तरीके से, चंगे तरीके से काम कर रही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन आपके लिए झूठा साबित हो जाती है जहां जहां हम जीत जाते हैं। लेकिन बात है कि यदि जनता को हम दिग्भ्रमित करते, ठगने का प्रयास करते, तो 20 राज्य में कम से कम 2 सांसद वाली पार्टी, 20 राज्य में आज सरकार होती है हमारी? नहीं होती ना। केंद्र में 2014 से लेके अब तक सरकार होती कि नहीं होती ना। और राहुल गांधी को देश की सुरक्षा नहीं, बस सुर्खियों की चिंता है। जिन्हें देश चलाना नहीं आता वो बम चलाने की बात कर रहे हैं। ठीक है। पीड़ता नहीं, और उनको तो कॉमेडी लोग समझते हैं, कॉमेडियन है बहुत बड़े। कभी वो मटन तलने चले जाते हैं, कभी वो समोसा तलने चले जाते हैं, कभी वो पानी में कूद जाते हैं, मछली पकड़ने लगते हैं। अरे इस तरह का ड्रामा थोड़ी चाहिए भाई, ड्रामेबाज थोड़ी चाहिए बिहार को। ठीक है। आप जैसे ड्रामेबाज नहीं चाहिए बिहार रमनीश को। जी रुक जाइए, बिहार मैं सीधे पूरी संजय जनता बघेल जो जी है के पास चलता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी को संजय बघेल जी, करते क्या विकास की नीति 25 पे लाख वोटों की हेरफेर करना इलेक्शन लिस्ट के अंदर, यानी वोटर लिस्ट के अंदर, क्या यह संभव है? क्योंकि आपने अंदर से सब कुछ देखा है, आप बेहतर ढंग से समझा सकते हैं, क्योंकि इसकी एक बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, कैसे किसी का नाम जोड़ा जाए और कैसे किसी का नाम काटा जाए। जी दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इसमें जो है इतने नामों में हेरफेर होने की संभावना काफी कम रहती है। इसका कारण ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपना जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिल्कुल पारदर्शी तरीके से फॉलो करता है। जैसे ही इनका इंक्लूजन चालू होता है, समरी रिवीजन चालू होता है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के एक सीडी प्रदान की जाती है ईआरओ के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और हेड ऑफिस के लेवल पे, मतलब सीओ के लेवल पे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर लेवल पे, कि साहब हमारे इतने मतदाता वर्तमान में हैं, और उनको एक सूची दी जाती है कि इन कितने बूथ हैं हमारे, ये बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं और ये उनके फोन नंबर है। और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में कि आप अपने बीएलओ जो अपॉइंटेड हैं इनको बोलिए कि उनके साथ टाई अप हो और जो ये प्रक्रिया चल रही है इसको पूरा करें। मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा कि एक बीएलओ के पास लगभग 1200 मतदाता होते हैं और उसमें से लगभग उसको 10% जोड़ने होते हैं और 10% ही उसको
हटाने की आवश्यकता होती है। तो मतलब पूरे 30 दिन का उसके पास समय होता है, बीएलए के पास भी समय होता है, और उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करने के लिए 1200 घरों के लिए अगर 30 से उसको डिवाइड करें तो मतलब 1200 में से 40 मतदाताओं को एक दिन में उसको चेक करना होता है। 40 मतदाता मतलब 8 से 10 घर। तो 8 से 10 घर में वो वेरिफिकेशन करने जाता है, वहां उनके नाम जोड़ता है, जो बाहर रह रहे हैं उनके नाम डिलीट करने की जो है फॉर्म भरवाता है, और बीएलए उसके साथ में होना संभव होता है कि बीएलए उसके साथ में हो। कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो बीएलए नहीं रखती हैं वो उनके पास नहीं जा पाते। उसके बाद जब इनका ड्राफ्ट रोल बनता है, जिनके नाम काटे जाने हैं, जिनका नाम जोड़ा जाना है, उसकी भी एक सीडी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग करके ईआरओ लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर मतलब कलेक्टर के लेवल पे, और मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव पदाधिकारी के लेवल पे, स्टेट लेवल पे सभी पॉलिटिकल पार्टियों को मीटिंग करके बाकायदा प्रदान की जाती है। और ये चीजें वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहती हैं। उस समय उनको समय दिया जाता है कि आप अपने दावे और आपत्तियां पेश कीजिए। दावे और आपत्तियों को बीएलओ स्तर पे, ईआरओ स्तर पे, ईआरओ मतलब सामान्यतः जो है एसडीएम होता है, उसके स्तर पे उसका निराकरण किया जाता है कि हाँ साहब हमारा नाम नहीं जुड़ा है, हमारा नाम जुड़ना चाहिए, साहब हमारा नाम जो है नहीं कटना चाहिए। उसके लिए वो सुनवाई करते हैं, बाकायदा नोटिस जारी होते हैं, उसके लिए पर्याप्त समय होता है। उसमें बीएलए के पास टाइम होता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पदाधिकारी होते हैं उनके पास टाइम होता है कि ऑब्जेक्शन रेज करें, और स्टेट लेवल पे लोगों के पास ये टाइम होता है कि ऑब्जेक्शन रेज करें। और इतनी पारदर्शिता के बाद फाइनली ईआरओ जो है डिसाइड करता है कि किसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात जो चौरसिया जी मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपसे कंक्लूजन जानना चाहता हूं। बघेल साहब, आपने पूरी प्रोसेस समझाई, क्या इतने नाम एक साथ काटे जा सकते हैं इसकी